और इस देश को बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। और ये जो कानून लेकर आई है सरकार, ये केवल किसानों के विरोध में नहीं है, ये इस देश की पूरी जनता के विरोध में। बिल्कुल। अगर जो किसान और व्यापारी का एग्रीमेंट वाला कानून है उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगी न केवल किसान बल्कि जो छोटा व्यापारी है, जो बीज बेचता है, जो खाद बेचता है, जो मशीन बेचता है खेती के काम में आने वाली, जो पेस्टिसाइड बेचता है, जो टेक्नोलॉजी देता है, जो और बाकी एडवाइस देता है, वो सारा व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये है कि जो व्यापारी किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा वही व्यापारी इन सारी चीजों को भी प्रोवाइड कराएगा। और अभी आपको ये चीज देख लें, जो नतीजे आपके सामने आ रहे हैं कि मई 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो मॉडल मंडी एक्ट है, यानी जिसके तहत ये कानून आया है, वो लागू किया है। उसके नतीजे ये है अब आपके सामने कि वहां पर जो किसान है, जो धान बेचने वाला किसान है, उनके साथ में एग्रीमेंट जिसने किया, एग्रीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, केवल वो रसीद, जिस रसीद पर पेस्टिसाइड दिया गया किसानों को या खाद दिया गया, वही रसीद केवल एग्रीमेंट की कॉपी मानी जा रही है। इसके अलावा जिस कंपनी ने किया उस कंपनी का अता पता नहीं है, उस कंपनी का जो एजेंट है उस एजेंट के नाम पे वो जो है वो दे रखा है जो रसीद। तो आपको समझ में आ रही है कि कितना बड़ा फ्रॉड इस देश के किसानों के साथ ये हो जाएगा अगर ये सारा कानून होता है। दूसरा, जो बाकी जनता है, ये उस जनता पर कितना भयानक प्रभाव पड़ेगा, इसको ऐसे समझें। नंबर एक, सरकार कहती है कि हम एमएसपी के लिए लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। उस सरकार से पूछो, अबे तुम्हारे जैसे बेईमान, तुम्हारे जैसे झूठे, तुम्हारे जैसे इस देश को तबाह और बर्बाद करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, तुम जिस एमएसपी की घोषणा करते हो वो एमएसपी नहीं मिल रही किसान को, तो लिखित आश्वासन का क्या होगा? और दूसरा, जब किसान का और व्यापारी का समझौता हो जाएगा, उस समझौते में उसके रेट भी लिखे जाएंगे कि किस क्वालिटी का, किस स्टैंडर्ड का, किस ग्रेड का फसल जो है वो उसमें होगी और उसमें के क्या रेट होंगे। तो एमएसपी का मतलब क्या हो जाएगा? यानी जब दाम तय हो गए पहले ही तो एमएसपी फसल पूरी होने से पहले ही दाम तय हो गए किसान के और व्यापारी के, तो इस एमएसपी का मतलब क्या है? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। अगर ये कानून रहते हैं और एमएसपी को भी कानून बना दिया जाए तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए उस एमएसपी का कोई मतलब नहीं है और सरकार इसीलिए झांसे में फांसने की कोशिश कर रही है। तो इससे क्या होगा? एमएसपी खत्म होगी। जब एमएसपी खत्म ऑलरेडी हो ही गई है और किसान से जितनी भी फसल है जब उद्योगपति खरीद लेगा, चंद पूंजीपति खरीद लेंगे, तो जो एक्ट बनाया 2013 में सरकार ने, फूड सिक्योरिटी बिल, जिसमें देश के 82 करोड़ जनता को अन्न देने की बात कही गई है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज, वो खत्म हो गया। बहुत सीधी सी बात है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया कि जिन 82 करोड़ लोगों को रोटी देने के लिए कानून सरकार ने बनाया, उसी कानून को इस कानून के माध्यम से दबा देना चाह रही है। खत्म कर दिया। दबा देने की बात नहीं है और उसका जिक्र भी नहीं है। तो ये चालबाजियां सरकार की समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है 82 करोड़ जो गरीब हैं वो खत्म, जो राशन की दुकानें हैं उन पे जो गल्ला कहां से लाएगी? आप बहुत सीधी सी बात है, इसको समझने की कोशिश करें। जब व्यापारी और किसान का ही समझौता हो गया तो सारी फसल तो व्यापारी ले जाएगा, वो राशन की दुकान के लिए कहां से आएगा, ये बताओ आप। और इसीलिए एमएसपी से हटना चाह रही है। और 2017 में नीति आयोग के माध्यम से कहा भी है नीति आयोग ने कि सरकार को इससे बाहर निकलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि गरीब मरता है मर जाए, इस देश की जनता मरती है मर जाए, इस देश का किसान मरता है मर जाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये नुकसान इन सबको होगा। दूसरा, जो एक्ट है जो उसका है ट्रेड और व्यापार का, जितना भी जो व्यापारी वो वाला है, जो आड़ती जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आड़ती पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसान नहीं मर रहा, किसान के साथ साथ जनता मर रही है, वो व्यापारी जो छोटा काम करता है वो मर रहा है और साथ में वो व्यापारी जो आड़ती है वो भी मर रहा है। सबको आप पूरी तरह से मार रहे हैं। इसके अलावा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो आपने संशोधन किया है, उससे सब पूरे देश की जनता तबाह हो जाएगी। कैसे होगी? आपने लिमिट हटा दी। आज तक लिमिट है कि ये जो चीजें हैं जरूरी हैं। कौन कौन सी? जिसमें गेहूं है, जिसमें जो है आपके चावल हैं,
जिसमें आपके आलू है, प्याज है, दाल है, जो तिलहन है और तेल है, ये सारी की सारी ये जरूरी चीजें आदमी को चाहिए जीने के लिए, खाने के लिए। इन पे लिमिट लगाई गई थी, इससे ज्यादा व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता। अब वो लिमिट हटा दिया आपने, तो व्यापारी कितना ही भी स्टॉक कर सकता है। तो व्यापारी स्टॉक करेगा तो जनता के फायदे के लिए करेगा। आप जब भी देखेंगे इसमें उदाहरण रहा है, कितनी ही पिक्चरों में ये सच्चाई दिखाई गई है। और हकीकत में आपने 3-4 साल पहले जब देखा होगा, जब दाल की कीमत 200 रुपए किलो हो गई थी जी, बिल्कुल। और जब उस पर हल्ला मचा तो सरकार ने रेड मारी, महाराष्ट्र में ही 8,500 टन दाल निकली कहां से? उन गोदामों से। ये आप स्थिति, इसका मतलब व्यापारी जब स्टॉक करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा। फिर नकली जो वो स्थिति पैदा की जाएगी कि अनाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर उसका हल्ला मचेगा, उसकी कीमत बढ़ेंगी। जब कीमत 4 गुना 5 गुना हो जाएंगी, तब व्यापारी उस अनाज को निकालेगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है जी, आप वो यहाँ पे व्यापार करती है, दुनिया भर में व्यापार करती है। वॉलमार्ट कंपनी का कहना है कि जो आज वो यहाँ से निर्यात कर रही है दुनिया को, 2025 में इसका 10 गुना निर्यात करेगी। कहां से करेगी? अगर स्टॉक ये सब सीमित रहता तो नहीं कर सकती, इसीलिए सीमा हटा दी गई कि अब वो जितना चाहे खरीद लेगी। जो बड़े पैसे वाला होता है, स्वाभाविक है कि वो बहुत मजबूत होता है, वो सारी चीजें खरीद सकता। तो जब वॉलमार्ट जैसे आएंगे, अंबानी और अडानी जैसे आएंगे, छोटा व्यापारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और समझे, अमेज़न जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन जो व्यापार कर रही हैं, सामान सप्लाई कर रही हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है, जो उस तरह के सामान बेचने वाली छोटी दुकानें हैं, उन पे प्रभाव पड़ रहा है, वो बर्बाद हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी जेब में या जिनके हाथ में पैसा है और सरकार जिनके साथ में खड़ी है, इस देश में वही रहेंगे, बाकी सब गुलाम रहेंगे। यही इस देश को पूरी तरह से तबाह करके इस देश की बाकी जनता को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। कोई ये समझता हो कि सरकार ने ऐसे ही कर दिया, नहीं, केवल अंबानी और अडानी के लिए कर दिया, नहीं। ये उस हिंदू राष्ट्र की घोषणा जो 2025 में बीजेपी करने की बात कर रही है, बिल्कुल, ये उसी हिंदू राष्ट्र की कड़ी में एक और कड़ी है जो ये सब कुछ किया गया। तो सबको समझ में आना चाहिए कि अचानक कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है। उसी कड़ी में ये सब की चीजें चल रही है, तो हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो किसान रोड पे आ गए हैं, जो सड़क पे आ गए हैं, वो किसान जो हर घर में अन्न देते थे, वो किसान जो अपनी खून पसीने की मेहनत से अन्न बना के गांव-गांव, देश-देश, पूरे हिंदुस्तान में फैलाते थे, तो वो किसान आज खालिस्तानी हो गए हैं, पाकिस्तानी हो गए हैं, आतंकवादी हो गए हैं, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार से ये पूछो कि जब पाकिस्तान, मतलब बीच रास्ते में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने कौन जाता? बताना भैया, कौन गया था? मोदी गया था ना, मोदी गया था। और जब भी ऐसे आंदोलन चलते हैं तो पाकिस्तान की बात कौन करता है? बीजेपी और मोदी यही करते हैं पाकिस्तान की बात। उनसे ये पूछो, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि सब जगह लगा रहा वो जी, सबको दे रहा वो पैसा, मतलब उसकी बेचारे को अपनी रोटी खानी तो मुश्किल हो रही है, वो हमको आतंकवाद के लिए पैसा दे रहा है। बिल्कुल, एक बात। दूसरा, आतंकवादी होता कौन है? आतंकवादी वो है जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाता है, मरवाता है। बिल्कुल। और इस काम में बीजेपी और आरएसएस इनसे बड़ा कोई नहीं है। और अगर एक शब्द में कहूं तो मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई नहीं है। सबके सामने है उदाहरण, सबने देखा है गुजरात में किस तरह से 2002 में हुआ, सबने देखा। ऐसा तो नहीं किसी ने नहीं देखा हो। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद बॉम्बे में क्या हालात हुए, सबने देखे। ऐसा किसी से छुपा नहीं है। और यही नहीं, जो लोग उसको जानते थे कि किसका षड्यंत्र है, उसके बाद एक एक करके कैसे कैसे कत्ल हुए, चाहे उसमें हीरेन पांड्या गुजरात का होम मिनिस्टर रहा हो, चाहे उससे जुड़ा हुआ शहाबुद्दीन रहा हो, चाहे फिर उसकी बीबी रही हो, चाहे तुलसी प्रजापति रहा हो। और ये सब कुछ चलते चलते कहां तक पहुंचा? जज लोया की मौत तक। तो आतंकवादी कौन है, समझ में आना चाहिए। जो जाति के नाम पर लड़ाता है, आतंकवादी कौन है? वो है। जो लोगों को बर्बादी के रास्ते पर ढकेलता है, आतंकवादी कौन है? वो है। ये है आतंकवाद। और ये आतंकवाद बीजेपी और आरएसएस, इससे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं। अगर एक शब्द में कहूं तो नरेंद्र मोदी दो देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह और साथ में आरएसएस चीफ और इनके पूरे संगठन, इनसे बड़ा आतंकवादी इस देश में कोई नहीं है। सर, एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी ने उठा रखा है और चैनल जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मौजूद किसान भाई हैं
वो किसान नहीं है, वो बुलाए गए यहाँ पास आंदोलनकारी हैं, विपक्ष के लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि देखने से लगता है कि वो किसान नहीं है। तो क्या किसान बेटे के पास अच्छे मोबाइल, उनके पास कार नहीं होती है? वो पहले ही चाहते हैं कि बाकी पूरा देश गुलाम बने। तो जो लोग ढंग से रह सकते हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है किसी भी हालत में। क्या आपको किसान वैसा ही चाहिए जो बिल्कुल फकीर हो, भिखारी हो? अगर कोई किसान ढंग से रोटी खा रहा है, ढंग से रह रहा है, आपको वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात, आंदोलन जब भी करता है, आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन का नेतृत्व वही लोग करते हैं जो समर्थ होते हैं, जो सक्षम होते हैं। आप मुझे कह सकते हैं कि मैं किसान नहीं हूं। आप जाके देखिए, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में वीरखेड़ा गांव है, उसमें मेरी जो है 100 बीघा जमीन है। जाके देखो, कई बात आपको पता लग जाएगी। जो खतरा खतौनी है वही है, आप जो तहसील से निकलवाओ ना, आपको पता लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है फटे टूटे कपड़े पहन के, हाँ ठीक है मैं किसान हूं। का यही कहना है कि जो फटे कपड़े पहने रहेगा वही किसान है। नहीं, क्यों? सरकार यही चाहती है ना। मैंने आपको बताया कि षड्यंत्र ही ये है कि सबको भिखारी बना दो, सबको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दो, सबको ऐसा कर दो कि उनके सामने जी हुजूरी करके सब गुलामी करें, कोई सर उठा के जी ना सके। अब दूसरी बात, अब मेरी बात छोड़िए, आप किसी की भी बात मना कीजिए। आप जाके इस आंदोलन में हैं, यहाँ से लेके 20 किलोमीटर तक है ये सिंगू बॉर्डर का, जाओ एक एक व्यक्ति से मिलो, उससे पूछो तू किसान है कि नहीं है, उससे पूछो तेरी स्थिति क्या है। हमारे जो तकरीबन 44 साथी शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, वो साथी उम्र क्या है? 18 साल से लेके उनकी 60 साल तक की उम्र है। और उनकी इनकम क्या है? वो गरीब किसान है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है। ये स्थिति है और वो इसी आंदोलन में शहीद हुए हैं। आप इनको क्या कहेंगे? सरकार के आंकड़े के हिसाब से जो 80 से 85% किसान है वो सीमांत और गरीब किसान है, छोटा किसान है, और उसकी जमीन कितनी है? मात्र 2 एकड़। ये सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं है। तो आप जिनको देखो कि जो शहीद हो गए उनको देखो, और जो यहाँ पर है यहाँ से लेके वहां तक, किसी की बात पे विश्वास मत करो। आप जाके हर एक किसी को देखो और दुनिया को बताओ, मीडिया के साथ ही आप तो पता लग जाएगी कि कैसे कैसे किसान हैं। कुछ लोग जो मजबूत स्थिति में है, जो लीड कर रहे हैं, होना भी चाहिए, मजबूत व्यक्ति ही करेगा लीड। कोई मेरे से ही उम्मीद करेगा कि मैं आंदोलन को लीड करूं, बिल्कुल कोई उससे उम्मीद नहीं करेगा जो सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी कमाने में ही सारी उसकी ताकत चली जाती है। वो आंदोलन कैसे करेगा? वो आपका साथ दे सकता है। और ऐसे यहाँ पे हजारों नहीं, लाखों किसान इस आंदोलन में साथ खड़े हैं। सरकार का प्रचार क्या है, हमें उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस कदर बौखलाई हुई है। ऐसा आंदोलन 1947 के बाद इसे कभी हुआ नहीं। इसलिए सरकार अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। मोदी जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रात को नींद भी नहीं आती होगी, 2-4 गोलियां खा के ही सोते होंगे वो, इससे पहले नींद नहीं आती होगी। और इसीलिए जहां भी जाते हैं केवल किसान आंदोलन, केवल किसान आंदोलन कहते हैं कि ये हमने कर दिया, MSP पे रिकॉर्ड खरीद लिया। गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, माथा टेक रहे, बोल रहे हैं मैं सरदारों के तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने तो कहानी सुनाई ना एक बंदर वाली, एक बंदर था, उसको नेता बना दिया। उछल, एक समस्या आ गई, समस्या लेके चलो नेताजी। अब नेताजी जहां समस्या का हल होना है वहां तो जामे नहीं, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे। मोदी जी से पूछो गुजरात में क्या रखा है, मोदी जी से पूछो गुरुद्वारे में क्या रखा है। काहे को मध्य प्रदेश के किसानों को कर रहे हो आप, और काहे को कल आप उत्तर प्रदेश के किसानों को कर रहे हो? दिल्ली क्यों नहीं नहीं, दिल्ली क्यों? सिंगू बॉर्डर पे आओ, किसान तो यहाँ है ना, बिल्कुल। यहाँ माथा टेको, यहाँ नाक रगड़ो और हाथ जोड़कर मांगो माफी किसानों से। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जो कष्ट मेरी वजह से हुआ उसके लिए क्षमा कर दो। मैं तीनों कानून वापस लेता हूं, MSP को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं। तो यहाँ के जो किसान भाई हैं हमारे, जो जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अगर इस आंदोलन को क्या साल भर और 2 साल करना पड़े तो ये चलेगा? आजादी की लड़ाई जी कई साल चली जी, और ये आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है। ये आंदोलन कितने भी दिन चले, हमें भूखे रह के भी लड़ना पड़े तब भी आंदोलन लड़ेंगे, लेकिन मोदी जी के और मोदी जी की पूरी टीम के, इस बीजेपी सरकार के घुटने तोड़ के रहेंगे। मैं यही शब्द इस्तेमाल